तो उमर खालिद ने क्या बोला था और कहां बोला था? अमरावती में। दंगे कहां हुए थे? दिल्ली में। शर्जील इमाम कहां बोला था? कहीं और। भीमा कोरेगांव के लोग बोले कहां थे? कहीं नहीं बोले थे। पर पूना में एल्गार परिषद के वक्त किसी ने कुछ कह दिया था, उसके बाद क्यों 20 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव में कुछ हुआ तो उसके कारण हुआ। आज ये आलम है कि प्रोसिक्यूशन जो चाहे कह दे कि इनके बोलने से कहीं और दंगा हुआ और उसके कारण अब इन्हें यूएपीए के तहत, इन्हें किसी और सख्त कानून के तहत हमने गिरफ्तार कर लिया और अब जज साहब आप देख लीजिएगा इनका क्या करें। और आप जज साहबों को यह भी बोला जाता है कि आप बेल नहीं दे सकते हैं जब तक आप इस फैसले पे नहीं आते हैं कि बिल्कुल केस बेबुनियाद है और ये अगर आप बेल दे दें ये वापस ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो बेबुनियाद कैसे साबित करें? पूरा मटेरियल तो देखना पड़ेगा। मटेरियल क्या है सर? 3000 पेज है, 6000 पेज है और उसमें कुछ है नहीं। आप ढूंढ लीजिएगा क्या मटेरियल है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को एक ही फॉर्मूला है। जैसे एग्जाम में कोई लिखे जाता है, सोचता है कि हर पेज के लिए अगर एग्जामिनर आधा मार्क भी दे दे हम पासिंग मार्क तो ले आएंगे। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सब कुछ लिख देता है, इन्होंने ये कह दिया, वो कह दिया, ये कह दिया, उसीलिए फिर ये हुआ। प्रूफ कुछ है, कुछ कॉजेलिटी है, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे और सिर्फ यही कहते हैं कि बेल ना दे। आज के जमाने में जरूरत है संविधान को डिफेंड करने के लिए न सिर्फ वकीलों की पर शेरदिल जजों की भी जरूरत है। जजों को शेरदिली के साथ एक स्केप्टिसिज्म भी, हेल्दी स्केप्टिसिज्म जो कहते हैं वो भी होना चाहिए। कहना जजों को सवाल पूछने चाहिए कि साहब आप ये भाषण के बारे में बात कर रहे हो, भाषण कहाँ हुआ था? अच्छा, और उसके बाद उधर कुछ हुआ नहीं। आप क्या कह रहे हो? दंगा कहाँ हुआ? अच्छा, 1000 किलोमीटर दूर। तो उस भाषण और उस दंगे में कनेक्शन क्या है? उतना तो पूछ सकते हैं। नहीं, जज वही कहते हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है वटाली और जिसमें कहता है कि ऐसे मामलों में आप मिनी ट्रायल नहीं कर सकते हैं। आप प्राइमा फेसाई ऊपर से कभी साबित नहीं कर सकते हैं कि कुछ हुआ नहीं है। उसीलिए बेहतर यही है कि ट्रायल चल जाए और उसके बाद जो होता है आगे होने दो। तो साहब जब ट्रायल चलाने का प्रोसिक्यूशन का कोई इरादा है नहीं और ना ही कोई फोकस है, तो क्या आप 5 साल 10 साल कब तक रखोगे? वो एक हबीब जलीब का वो जो एक मिसरा था, क्यों जिंदानों से डराते हो तुम? जी फरमाइए। हाँ, क्यों डराते हो जिंदानों की दीवार से? वही हो रहा है। हमें यह कहना है कि जिंदानों की दीवारों से आपने इनको बंद कर दिया है, इसलिए नहीं कि आपको उन पर कोई खास वजह है, आपने उन्हें बंद कर दिया है ताकि हम डर जाए, ताकि हम बोलना बंद कर दें। और जब यहां बैठे
सभी लोग यही कहे, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता और मैं नहीं डरता, तभी ही आगे देश बढ़ेगा। और जैसे कन्हैया कुमार ने बहुत पहले से कह दिया था कि बर्तानिया से आजादी हम भारत को मिल गई है, पर भारत में आजादी, भारत के लोगों को वो जो काम है वो इस जनरेशन का है और इस जनरेशन के हमारे संविधान के सिपाहियों में इन्हें गिना जाएगा। एक जमाने में इमरजेंसी के वक्त हमने सुना था फली नरिमन साहब से एक कहानी कि वो एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट के जो लाइब्रेरी थी वहां आ गए थे और वहां अब उस जमाने के दो दिग्गज वकील बैठे थे, एस.टी. देसाई और सी.के. दफ्तरी साहब भारत के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके थे। तो देसाई दोनों गुजराती थे और उस वक्त गुजराती भी कभी कभार बोलते थे। तो एस.टी. देसाई साहब ने दफ्तरी साहब को देखा और बोले चंदूभाई बोलो। और दफ्तरी साहब ऐसे ही अपने पाइप को ठीक ठीक करते हुए वापस देखे उन्हें और बोले पहला तमे बोलो, पहले आप बोलिए। उस 2 सेकंड या 2 मिनट की जो ये वार्तालाप में पूरी इमरजेंसी की कहानी है। लोग बोलने से डरते थे ताकि कोई सुन ना ले, कोई कह ना दे कि ये बहुत बोलता है। और आज अगर हम देखें, टू द फाइट टू एंश्योर द रूल ऑफ लॉ is not new. 100 years ago, it was the Khilafat movement which laid the basis for Gandhiji's fight with the civil disobedience movement. It was when people like Maulana Azad and those in the Khilafat movement who also saw to it that there were people protesting on the streets, that women came out on the streets, that it was our freedom movement which took the cue, which said that India cannot be ruled by somebody else, that we will create a new India which believes in the rule of law. And when the moment came in 1947, sadly, not everybody came along. But what India, or what majority India forgets, is that a substantial portion of people did not agree with Mr. Jinnah's ideas, that a substantial portion, including the Jamiat-e-Ulema, stood up and said that it is almost un-Islamic to divide the country into what is holy and what is not holy. It was Maulana Azad who, from the Jama Masjid in January 1948, told those that had remained that this is our country, that we will work it together. When the Constitution of India came, it was the Jamiyat who said that we now have a muadda, we now have a compact, that we continue as equal citizens of India. And in a sense, ever thereafter, we are reclaiming our tryst with destiny. The destiny of being equal in a country where the majority made a conscious choice of being a secular country. There is a wonderful story of Bade Ghulam Ali Khan Sahab, who, because he was born very close to the border, went across the border,
went to Pakistan. And as he was doing his riyaz and going Hari Om, etc., people objected, saying, no, this is an Islamic country. Bade Ghulam Ali Khan was one of the rare people who got permission to come back. Because in those days, if before 19th of July 1949 you didn't come back, you then needed permission to come back. Bade Ghulam Ali Khan sahab came back. He was asked, आप वहाँ से वापस क्यों आए? तो he said, वहाँ तो सिर्फ मुसलमान रहते हैं. Ours is a country where Hindus, Muslims, everybody stood together to create a new India. It was a conscious choice of an 80% Orthodox Hindu majority in the Constituent Assembly to make India a secular country. And why was that? It was simply because the previous 10 years we had seen great violence. We had seen the Second World War, we had seen the atom bomb, we had seen the Jewish Holocaust, we had seen the partition of our country with 1 million of our brothers and sisters dying. So at that point of time, India made a conscious choice that we will not go down that road again. 2 or 3 generations thereafter, some of those lessons may have been lost. I hope that we do not go back down that road only to learn those lessons again. Those who forget the lessons of history, it is said, are condemned to repeat it. But India is smarter than that. Professor Apurvanand said that over the last 10 years, we have seen a great investment in the belief in the rule of law and the constitution. And I do think that just as the Muslims of 100 years ago made a conscious decision to get rid of the foreigner along with everybody else, as they made a decision in 1948 that they preferred to stay on in a secular country, we have now deepened the terms of engagement, notwithstanding all the problems that have come over the past 10 years, notwithstanding the disfavor that governments and courts have sometimes shown. The only answer is a continued engagement with the Constitution, a belief in the rule of law, and if you look at it, Dr. Ambedkar's message of educate, organize, agitate is reflected even in the Holy Book. Ilm is the first requirement, because after all, I believe that, or I'm told that the book starts with Iqra. So learn, organize. After all, I don't think there is another religion which is better organized, at least in terms of prayer, at least in terms of charity, and in terms of many other things where people organize together. And one does not necessarily need to agitate only on the streets. Agitation can be smart, agitation can be insisting on speaking the truth to power, of holding power accountable, and when you educate, organize and agitate, that is when a better India will be born. दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, पर शाम ही तो है. जय हिंद.